वेलकम टू ए मेडिकोसिस चैनल। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये एक नर्वस सिस्टम का पहला टॉपिक है जिसे हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन के बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड लास्ट कैसे ट्रीटमेंट करेंगे एंड मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मोनरो कैली हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहती है कि जो स्कल है वो एक रिजिड कंटेनर होता है। ठीक है, जो स्कल है हमारा वो रिजिड कंटेनर होता है, किसके लिए? लिमिटेड स्पेस को एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, वो एक रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है और इसके स्कल के पास क्या होता है, एक्सपैंड करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए लिमिटेड स्पेस होता है। वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रिजिड होता है। ठीक है, अगर एक भी, और ये हाइपोथेसिस ये कहती है दूसरी चीज़ कि अगर एक भी कंपोनेंट इंक्रीज होता है, जैसे कि हमारे स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, मेनली सीएसएफ के बारे में अगर हम बात करें, उसमें से एक भी कंपोनेंट अगर इंक्रीज होता है तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज आईसीपी। और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ अदर कंपोनेंट। जो बाकी जो कंपोनेंट हैं उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सीएसएफ में जैसे कि कंपोजिशन होते हैं बाइकार्बोनेट के लेवल्स, पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल, इनके कंपोनेंट अगर इनकेस होता है इनमें से एक भी कंपोनेंट, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ अदर कंपोनेंट। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई होगी। पहली हाइपोथेसिस इसने ये क्या बताया, पहली लाइन में इसने ये बताया कि स्कल जो है एक रिजिड कंटेनर होता है। दूसरा इसने ये बताया कि जो हमारा स्कल है उसको एक्सपेंड करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए उसके पास लिमिटेड ही स्पेस होता है। एंड थर्ड वन इसने बताया है कि इंक्रीज एनी वन सब कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट अगर इंक्रीज होता है तो जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलेंगे वॉल्यूम्स ऑफ द अदर कंपोनेंट। ये तीनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। एंड फिर इसने ये बताया कि फोर्थ पॉइंट ये इसने बताया कि अगर कोई भी कंपोनेंट अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम आते, अगर चेंजेस आते हैं वॉल्यूम के अंदर, कंपोनेंट के वॉल्यूम के अंदर, तो हमारा जो स्कल है, बॉडी है, वो कंपनसेशन स्टार्ट कर देती है, कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी। अगर सीएसएफ इंक्रीज हो गया है तो मेनली वो टू प्रोसेस से क्या करेगी, स्टार्ट करेगी कंपनसेशन। पहला तो वो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा सीएसएफ जो इंक्रीज हो रखा है उसको क्या करेगी, शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगी। एंड सेकंड करेगी इंक्रीज सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन को। इन दो चीज़ों से क्या हो जाएगा, जो हमारा सीएसएफ है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम, मतलब मेंटेन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन मैकेनिज्म। हाइपोथेसिस में इसने मेनली 4 पॉइंट दिए थे। पहला तो इसने बताया कि स्कल है वो कैसा होता है, कि रिजिड कंटेनर होता है और उसको एक्सपैंड करने के लिए उसको इसके पास लिमिटेड स्पेस होता है। और अगर एक भी कंपोनेंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम्स के अंदर चेंजेस आएंगे जो अदर कंपोनेंट हैं उसमें, और सीएसएफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो स्कल है वो कंपनसेशन भी स्टार्ट कर देता है। उसमें मेनली दो प्रोसेस करेंगे वो, एक तो शिफ्ट करेंगे सीएसएफ को एंड सेकंड क्या करेंगे, इंक्रीज सीएसएफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, जिसकी वजह से नॉर्मल हो जाएगा जो ब्लड वॉल्यूम, सेरेब्रल का जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, जो नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर होना चाहिए। अडल्ट के अंदर कितना होता है, चाइल्ड के अंदर कितना होता है, इन्फेंट के अंदर। देखो, नॉर्मल आईसीपी अडल्ट के अंदर तो 7 to 15 mmHg होता है। अगर सेंटीमीटर H2 में देखा जाए तो 6 से लेकर 25 सेंटीमीटर H2 देखने को मिलता है। चाइल्ड के अंदर 5 to 10 mmHg देखने को मिलता है और इन्फेंट के अंदर <7 mmHg जो प्रेशर होता है ये नॉर्मल है। अडल्ट में इतना होता है, चाइल्ड में इतना एंड इन्फेंट में इतना देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे जो आईसीपी इंक्रीज तो हो रहा है वो किन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं उसके। इसके मेनली दो रीजन है, एक तो माइनर चेंजेस, एक होता है मेजर चेंजेस। माइनर चेंजेस की अगर हम बात कर ले तो उसमें देखने को मिलेगा कि इंक्रीज जो आईसीपी देखने को मिल रहा है वो किन किन की वजह से देखने को मिलता है। माइनर चेंजेस का एग्जाम्पल्स है ये, चेंजेस इन सीएसएफ फ्लूइड, जो सीएसएफ का जो फ्लूइड है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले, या फिर ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें, या फिर ड्यू टू अल्टर इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर होता है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये किसकी वजह से अल्टर हो सकता है, कफ की वजह से, कफिंग हो रही हो या पेशेंट को स्नीजिंग हो रही हो, O2 लेवल की वजह से, स्ट्रेनिंग की वजह से या पोस्चर की वजह से और O2 CO2 के लेवल की वजह से। इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर। जो माइनर चेंजेस जो इंक्रीज करवा रहे थे आईसीपी को, उसके मेनली 3 ही रीजन हैं। या तो चेंजेस देखने को मिले सीएसएफ फ्लूइड के अंदर, या फिर ब्लड जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंजेस आने देखने को मिल रहे हैं, या ड्यू टू अल्टर इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। किस किस की वजह से हो रहा है वो, कफिंग की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, ऑक्सीजन लेवल की वजह से, स्ट्रेनिंग की वजह से, या पोस्चर की वजह से। ये सारे क्या है, क्या करवाते हैं, कुछ इंक्रीज आईसीपी।
नॉर्मल वैल्यू याद हो गई होगी आपको, माइनर चेंजेस कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं मेजर चेंजेस। मेजर चेंजेस में हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सेरेब्रल एडिमा में जैसे कि ट्रोमा की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, लीवर फेलियर की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से, इंक्रीज आईसीएसएफ हो सकता है किसकी वजह से, हाइड्रोसेफेलिस की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से, मास लीजन जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से, या हेमाटोमा हो गया ब्रेन के अंदर, या ब्रेन के अंदर एप्सिस फॉर्मेशन हो गई हो, ये क्या है, इन्फेक्शन है इसकी, जिसकी वजह से क्या हो गया, मास लीजन की वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है आईसीपी। इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम जैसे कि हाइपरकैप्निया हो गया, CO2 की लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, या फिर सीजर की वजह से, या रप्चर हो जाएगा, एन्यूरिज्म जो है उसका रप्चर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम। एलिवेटेड आईसीपी की जो वैल्यूज होती हैं वो देख लो। माइल्ड के अंदर 16 to 20 mmHg होगा, और नॉर्मल कितनी वैल्यू थी, 7 to 15 जो mmHg है वो नॉर्मल वैल्यू थी। मॉडरेट कब कंसीडर करेंगे, जब 21 से 30 mmHg हो, और सीवियर कब कंसीडर करेंगे, जब मोर देन 30 mmHg देखने को मिले आईसीपी। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो की वजह से उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, ड्यू टू हेड इंजरी होने की वजह से, हैमरेज होने की वजह से, और वायरल एंसेफलोपैथी होने की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या हो जाता है, जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से सेरिब्रल वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, और वैसोडाइलेशन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज होने की वजह से ये क्या कोज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जो वीनस आउटफ्लो होता है वो उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और उसके बाद जो सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एंड लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इसके ही रिस्पॉन्स में ना एक कुशिंग रिस्पॉन्स होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, साइंस सिम्टम्स से करवाऊंगी जब। अब हम फिलहाल पैथोफिजियोलॉजी कर लेते हैं। अब हम सेकंड पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सेरेब्रल एडिमा की वजह से कैसे हो सकता है आईसीपी इंक्रीज। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, वाटर का, फ्लूइड का, कहाँ से, इंट्रासेलुलर स्पेस से लेके कहाँ किस तरफ वो मूव हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ मूव हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज ब्रेन टिश्यू वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एडिमा क्या हो जाएगा, ओकर हो जाएगा। कहाँ पे, वो भी ग्रेस जो वाइट पार्ट होता है इंटरस्टिशियल मैटर के अंदर, ग्रेस मैटर, वाइट मैटर एंड इंटरस्टिशियल मैटर के अंदर एडिमा ओकर हो जाएगा। और ब्रेन टिश्यू क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, और रिजिड विद इन रिजिड स्कल के अंदर वो स्वेल अप हो जाएंगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज आईसीपी। बट एक प्रोसेस होती है, एक मैकेनिज्म होता है ऑटो रेगुलेशन का, जो क्या करते हैं, ब्रेन करती है। ब्रेन के पास एबिलिटी होती है टू चेंज द डायमीटर, चेंज करते हैं डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स जो हैं उनके डायमीटर को चेंज करती है ऑटोमेटिसिटी। ये प्रोसेस रहता है किसको किसके लिए करती है मेनली, ये इंक्रीज एसीपी होता है, आईसीपी होता है उनको डिक्रीज करने के लिए मेनली। सेरिब्रल रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं, होता है आईसीपी इंक्रीज। आईसीपी इंक्रीज होता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर, वर्क टू मेंटेन द ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म इसलिए ही स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि क्या हो जाए, वो ब्रेन को क्या करें, मेंटेन कर ले जो ब्लड फ्लो है इसको, और प्रिवेंट करे किसको, टिश्यू डैमेज होने से प्रिवेंट करे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, वो मैंने आपको पहले बताया था, डिक्रीज सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा था, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा था, कुशिंग रिस्पॉन्स। उसकी रिस्पॉन्स में ये एक मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है, इसको कम करने के लिए मेनली जो आईसीपी है वो इंक्रीज हो रखा है, उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर। वो क्या करता है, जब सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है तो इस्कीमिया देखने को मिलता है, देन वैसोमोटर सेंटर ट्रिगर करता है इंक्रीज द आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, दैट्स ओवरकम। यही ओवरकम करते हैं किसको, जो इंक्रीज आईसीपी होता है उनको कम करेंगे, एंड कोज वाइडनिंग ऑफ द पल्स प्रेशर जो होता है उसको वाइडनिंग करेंगे, एंड स्लो द हार्ट रेट। अब देखो पल्स प्रेशर जो वाइडनिंग हो रहा है तो उसको, और जो हार्ट रेट है उसको स्लो करेंगे तो इसका, और जो वाइडनिंग हो रही है पल्स प्रेशर की उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन को कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसको, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया, स्टूमुलेट हो गया। अब देखो, एट दिस पॉइंट इफ नॉट इनिशिएटेड इंटरवेंशन, अगर कुछ नहीं करेंगे तो पेशेंट के अंदर हमें दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। एक तो हर्निएशन हो जाएगा ब्रेन स्टेम का, और सेकंड क्या है, ओकल्जन हो जाएगा, सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ओकल्जन देखने को मिलेगा। हर्निएशन में क्या हो जाएगा, हो जाता है शिफ्टिंग ब्रेन टिश्यू फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। जो ब्रेन का जो टिश्यू है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ से किस तरफ, लो प्रेशर एरिया की वजह की तरफ। अब हमने जो क्वेश्चन रिस्पॉन्स पढ़ा था उसमें हमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे,
ब्रैडीपीनिया एंड ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, ये 3 सिम्पटम्स जो है ट्राइड हैं, बनते हैं क्वेश्चन की ट्राइड जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, सीजेशन हो जाएगा अगर सेरेब्रल ब्लड फ्लो का वो क्या करेगा, सेरेब्रल इस्कीमिया करेगा, इन्फेक्शन करेगा, ये कॉम्प्लिकेशंस है। अगर इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये कंडीशन में देखने को मिल सकती है, जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो कंप्लीट सीजे स्टॉप हो जाएगा और इस्कीमिया देखने को मिलेगा, इस्कीमिया की वजह से वो इन्फेक्शन होगा, ब्रेन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। जो अर्लीस्ट साइन होता है ना, जो मोस्ट अर्लीस्ट साइन वो हमें देखने को मिलता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो अल्टर हो जाता है पेशेंट के अंदर, और जो सिक्स्थ नर्व जो होता है वो पास हो जाती है, सिक्स्थ नर्व की पास हो जाती है, जिसकी जो इसका नाम क्या है, एब्ड्यूसेंट नर्व होते हैं, वो उसका फंक्शन क्या होता है, जो साइड टू साइड आई मूवमेंट करवाने में वो हेल्प करता है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया जो होता है डिफेक्ट वो देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, रेस्टलेस देखने को मिलेगा, हेडेक, वोमिटिंग, प्यूपल चेंजेस, पैपली एडिमा देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, डिकोर्टिकेशन एंड डिकैरिवेशन देखने को मिलेगा। डिकोर्टिकेशन में क्या होता है, आर्म्स हेड इन फ्लेक्शन के अंदर जो आर्म्स हैं वो हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे, एंड डिसैलिवेशन में क्या होगा, आर्म्स हेड इन एक्सटेंशन के अंदर आर्म्स क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएगी, एंड फ्लैसिडिटी देखने को मिलेगी, एगोनल ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल मोटर रिस्पॉन्स, सीजर्स, नक्कल रिजिडिटी, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, एंड हर्टसिन प्यूपल डायलेटेड प्यूपल देखने को मिलेगा, इरेगुलर ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, वो भी कौन सा, काइनिक स्ट्रोक जो इरेगुलर ब्रीथिंग है वो देखने को मिलेगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा या और बायोट रेस्पिरेशन वो देखने को मिलेगा। लेट साइन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इंक्रीज आईसीपी के अंदर, ब्रैडीकार्डिया होगा, पेशेंट को डिक्रीज पल्स प्रेशर एंड रेस्पिरेशन रेट, जो ब्रैडीपीनिया, ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन वो देखने को मिल रहा था, डिक्रीज एलओसी, एंड पॉजिटिव बैम्प्स की जो साइन होता है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, डिक्रीज मोटर फंक्शन। इन्फेंट के अंदर मेनली बजिंग ऑफ फंटाइलिस ऑन द टॉप ऑफ द हेड वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे पेशेंट के अंदर। डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्मेटरी तो टेस्ट होता है सीटी, एमआरआई, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर होता है जिसे ईवीडी बोलते हैं, ये आईसीपी मॉनिटरिंग होता है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन करवाएंगे, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर करवाएंगे, एंड सेरेब्रल एंजियोग्राफी करवाएंगे, एंड बेमिस्की साइन अगर पॉजिटिव आता है वो चेक करेंगे। अलर्ट जो चीज़ नहीं करनी वो है लंबर पंचर नहीं करना है, अवॉइड पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी जो होता है उसमें लंबर पंचर नहीं करते हैं, बिकॉज सडन रिलीज प्रेशर, जो प्रेशर है वो सडन रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। फार्माकोलॉजिकली में क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो जो बेड है वो एलिवेट कर देंगे, ओस्मोथेरेपी दे सकते हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मैनिटोल होती है, जो कि क्या करवाती है, इंक्रीज इंट्रावस्कुलर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करवाएगी, ड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस से, और ब्रेन स्पेस सेल्स जो है वहाँ से ब्लड को क्या करेगी और फ्लूइड को क्या करेगी, ड्रॉ करेगी। मैनिटोल दे सकते हैं, 33% सैलाइन दे सकते हैं, एजिटाजोलामाइड दे सकते हैं, ग्लिसरो दे सकते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे ऑस्मोटिक डायबिटिक्स का जो एग्जांपल था, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड, ड्रेनिंग सीएसएफ, एंड एडमिनिस्टर करेंगे एंटीपायरेटिक किसको रिड्यूस करने के लिए, फीवर को। एक चार्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का वो देख लो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज देंगे, उसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड, ये क्या करवाता है, डिक्रीज करेगा फॉर्मेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट का जो आयंस है उसका डिक्रीज करेंगे फॉर्मेशन, एंड रिड्यूस करेंगे सीएसएफ प्रोडक्शन को। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे सकते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन है डेक्सामेथासोन, एंड प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, प्रेडनिसोन भी दे सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन भी, और मिथाइल प्रेडनिसोल भी दे सकते हैं। ये क्या होते हैं, वेसोजेनिक सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करते हैं और ट्रीट करेंगे, जो ब्रेन एब्सेस होते हैं, इन्फेक्शन हो रखा होगा पेशेंट को उसको ट्रीट करेंगे। एंड नोट गिवन किस में नहीं देते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, स्ट्रोक में नहीं देंगे, और हेड इंजरी की जो वजह से अगर इंक्रीज आईसीपी हो रखा है तो उनमें नहीं देंगे, स्ट्रोक की वजह से और हेड इंजरी की वजह से होगा तो। सीडेटिव दे सकते हैं, मिडाज, प्रोपोफोल, मॉर्फिन, ये सारे दे सकते हैं, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे सीएसएफ की प्रोडक्शन को, आईसीपी को डिक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को। मॉर्फिन दे सकते हैं, वैसो प्रेशर थेरेपी में हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके, डोपामिन दे सकते हैं, फिनाइल एफ्रीन दे सकते हैं, नोल एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, ये क्या करेंगे, कोज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड मैनेज कर सकते हैं, शॉक जो पेशेंट होता है उसमें दे। बारबिचुरेट्स में थियोपेंटोल दे सकते हैं, पेंटो बारबिटल दे सकते हैं, एंड फिनोबारबिटल दे सकते हैं, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे जो ब्लड वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करेंगे, और मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और लोअरिंग द प्रेशर जो इंक्रीज आईसीपी है उसको क्या करेंगे, लोअर करेंगे, मतलब कम करने में हेल्प करेंगे। अब देखो जो आईसीपी है उसको मॉनिटर करने के लिए 3 मेनली कैथेटर यूज़ किया जाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर एंड सबड्यूरल कैथेटर, ट्रांसड्यूसर टिपट कैथेटर यूज़ किया जाता है किसके लिए, मॉनिटर करने के लिए आईसीपी को।
अब इसको कैसे इस कैथेटर को कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलोस्टोमी करेंगे। वेंट्रिकुलर कैथेटर मॉनिटर डिवाइस होता है यूज टू मॉनिटरिंग आईसीपी, फाइन बोर्ड निडल होता है ये, और इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, लेटरल वेंट्रिकुलस जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे उसको फ्लूइड फील्ड जो सिस्टम होता है ट्रांसड्यूसर के साथ, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और ये रिकॉर्ड करेगा किसको, प्रेशर को इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। यूज कैथेटर इन इंट्रावेंट्रिकुलर जो मेडिकेशन हमें देनी होती है उसके लिए भी हम इस कैथेटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सब आर्कनोइड सेकंड है, सब आर्कनोइड बोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये होलो डिवाइस होता है, इसको इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, स्कल के अंदर एंड डूरामीटर के अंदर, और किसके अंदर, स्क्रेनियल सब आर्कनोइड स्पेस के अंदर। और ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, इस स्क्रू को अटैच कर देंगे ट्रांसड्यूसर के साथ। इसका एडवांटेज है कि नोट रिक्वायर वेंट्रिकुलर पंचर की नीड नहीं होती है इसको। कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें ब्लॉकेज स्क्रू बाय द क्लोट, क्लोट के वजह से ब्लॉकेज जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी स्क्रू के अंदर। ये इसका ये कॉम्प्लिकेशन होता है। फाइब्रो ऑप्टिक मॉनिटर, ये ये डिजिटल मॉनिटर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। हेड को एलिवेट करेंगे 30 डिग्री तक वेनस ड्रेनेज के लिए। एंश्योर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जा रही हो पेशेंट को मोर देन 95। गिव आईवी फ्लूइड्स लाइक हाइपरटोनिक सलाइन एंड वैसो प्रेशर एजेंट जैसे नोरेट दे सकते हैं। सेडेशन के लिए प्रॉपर फॉलमिडाज दे सकते हैं। मॉनिटर करेंगे कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी, जैसे कि हाइपोक्सिया ना हो। अगर हाइपोक्सिया हो रहा है पेशेंट को तो उसका पहला जो इंडिकेटर है वो रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। सर्जरी की अगर बात करें तो वो कौन सी करवा सकते हैं, डिकम्प्रेसिव प्रेशर सर्जरी होती है, ये रिमूव करेंगे पार्ट को जहाँ पे क्या हो गया, जिसके लिए रिमूव कर सकते हैं थोड़े पार्ट को, जिसके लिए क्या हो सकता है, ब्रेन को एक्सपेंशन करने के लिए क्या हो जाए, स्पेस मिल सके। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।